मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय सक्षमता परीक्षा चल रहा है और लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई मंथन कर रहे हैं, कोई निर्णय में हिचक रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। इसी बीच में आपके लिए एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। दो बातें लेकर के मैं आया हूँ कि सक्षमता परीक्षा देने में फ़ायदा है या नुकसान है, पूरा विस्तार से इसको देखिए। और प्रधान शिक्षक किसे ज्वाइन करना चाहिए और किसे नहीं ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप विशिष्ट शिक्षक के पद पर हैं, हो गया है, अगर आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो आप प्रधान शिक्षक बन जाइए। लेकिन अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो प्रधान शिक्षक नहीं बनिए। आप अपना मूल वेतन दोनों से मिला लीजिए। नहीं है आपको समझ में आ रहा है तो किसी सीनियर से पूछ लीजिए कि क्या होगा। अगर बढ़ेगा भी, आपका मूल वेतन पहले देख लीजिए ना, मूल वेतन ही मेन चीज़ होता है। मूल वेतन आप अपना देख लीजिए और नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन अभी देख लीजिए, फिर अपना आकलन कर लीजिए, फिर अपना सर्विस देख लीजिए, तो आपको हिसाब साफ साफ पता चल जाएगा। और लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप हाई स्कूल में आपका ज्वाइनिंग हो गया है, 10+2 में आप हो गए हैं और फिर प्रधान शिक्षक में भी आपका रिजल्ट हो गया है, तो मैं वैसे शिक्षक भाई बहनों को मैं कहूँगा कि आप हाई स्कूल में रहिए। विशिष्ट शिक्षक अगर हैं तो प्रधान शिक्षक में जाइए। अगर हाई स्कूल में सिलेक्शन हो गया है तो आप हाई स्कूल का शिक्षक रहिए। वहाँ से प्रधान शिक्षक बनने का लालसा बिल्कुल मन से हटा दीजिए। यहाँ आपको घाटे का सौदा होगा, इसका मूल वेतन ही नहीं है तो आपको फ़ायदा होगा कहाँ से। और प्रधान शिक्षक से बेहतर मूल वेतन है हाई स्कूल के शिक्षकों का, तो वहाँ पर आप रहिए, ना कि आप प्रधान शिक्षक बन करके आप फिर रोना रोइएगा। इसलिए मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों से मैं कहूँगा कि आप जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लें। आप ये सोचते हैं कि परीक्षा देंगे फिर ये नौकरी। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नियोजित शिक्षक थे, ठीक है, थोड़ा इसको समझ लीजिए, जो नियोजित शिक्षक थे और फिर बीपीएससी से यानी टीआर 1 में जा कर के फिर वो बने बीपीएससी के शिक्षक, ठीक है, आप क्यों गए थे वहाँ? ये सपना पाल के गए थे कि हम बीपीएससी के शिक्षक हो जाएंगे, हमारा आने वाला कल बेहतर होगा। क्या हुआ है आपको? क्या नियोजित शिक्षक के समकक्ष आपको वेतन मिल रहा है? जो नियोजित शिक्षक के पद पर छोड़ गए थे, क्या उतना वेतन आपको मिल रहा है? तो आपके अंदर ये मन में होगा कि नहीं, उतना वेतन नहीं मिल रहा है। थोड़ा इस बात को भी और गहराई से समझ लीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि सब तो दे ही दिया है, हम भी दे देते हैं, तो जैसे सब रो रहा है ना, वैसे आप भी रोइएगा सक्षमता दे करके। इस चीज़ को आप जान लीजिए। इसलिए कि किसी भी हाल में सक्षमता परीक्षा अभी मत दीजिए। आपका वेतन जो है ना वो कम हो जाएगा। जब आपका मूल वेतन ही 25,000 रुपये पर जा कर के फिक्स कर दिया है तो आपको कितना होगा, फिर कितना संघर्ष करेगा। 20 साल इसमें संघर्ष किए हैं और फिर 20 साल उसमें संघर्ष करना पड़ेगा। थोड़ा इसको देख लीजिए कि जो बेसिक शिक्षक बन करके हज़ारों शिक्षक बने हैं, मूल वेतन और सुविधा दोनों का उनको भारी नुकसान हुआ है अभी तक। आगे भी नुकसान ही होगा, फ़ायदा कहीं नहीं होगा। फिर बीपीएससी के बारे में भी अगर देख लें तो हाल ही में बीपीएससी टीआर 1 के तहत जो शिक्षक नियुक्त हुए, हज़ारों नियोजित शिक्षक अब पछता रहे हैं। जिन शिक्षकों ने वर्षों की सेवा के बाद नियोजन आधारित पद पर यानी नियोजित शिक्षक पद पर जो वेतन वृद्धि था, सेवा निरंतरता था, सभी प्रकार का सरकारी सुविधाएं प्राप्त थी उनको, अब क्या बीपीएससी के माध्यम से वो सारी सुविधाएं मिल रही है? थोड़ा अपने दिल पर हाथ धर के पूछिए। नियोजित शिक्षकों को 7वें वेतन का के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन और सेवा निरंतरता युक्त सर्विस थी, परंतु जैसे ही आपने बीपीएससी टीआर 1 के अंतर्गत आप विशेष शिक्षक बीपीएससी शिक्षक बने, आपकी सारी सुविधाएं जो है ना वो समाप्त हो गई। सेवा आपकी नई हो गई, पुरानी सेवा की कोई गिनती ही नहीं है। परिणाम स्वरूप उनका मूल वेतन भी न्यूनतम स्तर पर आ गया और वार्षिक लाभ भी उनका चला गया। पदोन्नति की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। शिक्षक के लिए केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं हुआ बल्कि वह मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक चोट भी हुआ। उन्होंने बेहतर भविष्य की आशा में यह कदम उठाया था, पर अब वे स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो सोचे थे कि निरंतरता का लाभ होगा और स्थायित्व होगा,
प्रोविडेंट फंड का लाभ होगा, पेंशन संबंधी समस्याएं जो है वो दूर होगी, स्थिरता आएगा। क्या हुआ, कोई लाभ नज़र आ रहा है दूर दूर तक? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि आप हवा में नहीं बहिए, सोच समझ के काम करिए और सारा सुविधा जो है नियोजित शिक्षक बन के रहने में ही मिल रहा है। स्वतः संघर्ष करने की क्या ज़रूरत है। मैं आज गया था BRC, वहाँ प्रधान शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बँट रहा था, तो बहुत सारे विशिष्ट शिक्षक भी आए थे। तो वो कह रहे थे कि लगता है कि इसमें भी चल कर के संघर्ष करना होगा, क्योंकि संघर्ष आपको 20 वर्ष करना होगा। अगर सेवा बची तब, नहीं तो पहले ही समाप्त हो गए तो कोई बात ही नहीं है। प्रधान शिक्षकों में भी यही बात है, प्रधान शिक्षक वाले लोगों को भी संघर्ष करना ही होगा, आंदोलन करना होगा, पटना जाना होगा, धरना करना होगा, प्रदर्शन करना होगा। और अब नियोजित शिक्षकों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, न किसी धरना में, न किसी प्रदर्शन में, न किसी संगठन के साथ कोई काम करना है। बस अपना सेवा विद्यालय में देते रहिए और हर तरह का सुविधा जो है बेहिचक पाते रहिए। इसलिए नियोजित शिक्षक बने रहने में ही आपकी भलाई है। और तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप धैर्य को खोइए मत, धैर्य को तोड़िए मत, क्योंकि धैर्य ही आपकी ये अंतिम परीक्षा है। और अगर आप साल 2 साल धैर्य बना करके रख लिए ना, साल भर मुश्किल से, या 6 महीना रखिए, 6 महीना अगर आप इस सरकार के चुनाव तक आप रख लिए, नहीं दिए सक्षमता, तो निश्चित रूप से हर सुविधा, हर लाभ आपके कदमों को चूमेगी। और अगर आपका मन डोल गया, तो जैसे BPSC में जाकर के नियोजित शिक्षक रो रहे हैं, फिर सक्षमता 1 देकर के लोग रो रहे हैं, 2 देकर के लोग रो रहे हैं, वैसे ही 3 देकर के, 4, 5 देकर के आप भी उन्हीं के साथ आंसू बहाने वाले लाइन में जाकर के आप खड़े हो जाएंगे। एक शिक्षक ने कहा कि जिनकी सेवा कम है उनको जाने में फ़ायदा नहीं है, लेकिन जिनकी सेवा ज़्यादा है उनको जाने में फ़ायदा है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सेवा ठीक 20 वर्ष है, इससे ज़्यादा नहीं, 20 वर्ष ही आपकी सेवा है, मानते हैं कि बची है, तो कितना मिलेगा पेंशन आपको? बहुत मिलेगा तो 9-10 हज़ार रुपया, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप नियोजित शिक्षक में हैं, नियोजित शिक्षक रहिएगा, तो वेतन उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा आपको। NPS EPF का लाभ आपको नियुक्ति तिथि से मिलेगा। सारी सुविधाएं यहीं पर है, इसी दरवाजे पर है। और हवा में मत बहिए, और जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो धैर्य के साथ काम करें, और नियोजित शिक्षक बने रहने में ही उनको 100% फ़ायदा है। और वो अपने जो उनका इकाई है, उनका जो नियोजन इकाई है, उसी में बने रहें, और नियोजित शिक्षक बने रहने में ही उनकी अपनी भलाई है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि आप नियोजित शिक्षक बने रहने में आप ज़्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करिएगा, इस बात को आप जान लीजिए। और बाकी जो है सोच समझ, ये तो अपनी है, अपना विवेक है। अगर उनको लगेगा कि हमको विशिष्ट बनने में बहुत फ़ायदा हो जाएगा, हम विशेष शिक्षक हो जाएंगे, गुणकारी शिक्षक हो जाएंगे, तो जाइए, आपके लिए दरवाज़ा खुला है। हम भी देखेंगे यहाँ से कि आप क्या क्या हासिल कर लिए हैं, तो फिर हमें भी सुकून होगा कि हमारे भाई लोगों ने इस घर को छोड़ कर के वहाँ गया है तो वो खुशहाल है। लेकिन मैं तो अभी तक यही देख रहा हूँ कि जो घर छोड़ कर के गया है उसमें से एक भी आदमी खुशहाल नहीं है। तो छोड़ के जाइएगा तो आप भी ज़्यादा खुशहाल नहीं रह पाइएगा, ऐसी मेरी संभावना है। ईश्वर करे कि आप खुशहाल रहें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो विशिष्ट शिक्षक बन जाइए, और नहीं तो नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप नियोजित शिक्षक बने रहिए। निश्चित रूप से हर सफलता आपके चरणों को चूमेगी। आपको मिल रहा है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालवत प्रोन्नति, 8वां वेतन का लाभ, नियुक्ति तिथि से APF का लाभ, सारा सो आप घर के पास हैं, एकदम सेटल हैं, आपको कुछ करने का नहीं है, सब टेंशन समाप्त है। तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है? कितना दिन टेंशन लीजिएगा? टेंशन ले लेके तो आप लोगों ने 20 वर्ष गुजार दिया। से और टेंशन लेना है ज़्यादा तो टेंशन ले लीजिए, आपको टेंशन मुबारक हो। और हम नियोजित शिक्षकों को अपना नियोजित शिक्षक पद ही मुबारक हो। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।